सीरिया बेस पर हमले से भड़का है अमेरिका। आज रात अमेरिका का पलटवार ऑपरेशन हो सकता है। सीरिया, इराक और यमन पर हमले संभव हैं। फारस की खाड़ी में अलर्ट पर है ईरानी नौसेना। ईरान ने तैनात किए हैं एयर डिफेंस सिस्टम। अरब से महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका ने यमन में हूती के हेडक्वार्टर सहित कई ठिकानों पर सबसे बड़ी स्ट्राइक की है। तो पलटवार में ईरान के मिलिशिया गुटों ने सीरिया में अमेरिका का सैन्य बेस ध्वस्त कर दिया है। पेंटागन ने कहा है कि इराक, यमन और सीरिया में ईरानी मिलिशिया गुटों पर अब एयर और मिसाइल स्ट्राइक तेज करेगा। अमेरिका और ईरान की जंग की आशंकाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि अमेरिका अरब में बड़े युद्ध की तैयारी में जुट गया है। दूसरी तरफ ईरान ने भी संकेत दे दिए हैं कि उसकी सेना बड़े युद्ध के लिए तैयार है। ईरान ने अरब में अपना एटमी गठबंधन उतारने का ऐलान कर दिया है। अरब धरती का सबसे खतरनाक वॉर फ्रंट बन चुका है। अरब में हो रही बारूदी वर्षा किसी भी वक्त ईरान और अमेरिका की सीधी जंग में बदल सकती है। ईरान और अमेरिका की जंग छिड़ने का सबसे बड़ा कारण बन सकते हैं यमन की धरती से चलने वाले मिलिशिया ग्रुप हूती पर अमेरिका के हमले। लाल सागर में तैनात अमेरिका ने दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्ग पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए हूती के ठिकानों पर फिर हमले किए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने हूती के खिलाफ फिर साझा ऑपरेशन चलाया और बीते 2 हफ्ते में यह तीसरा और सबसे बड़ा ऑपरेशन है। अमेरिका ने भारतीय समय के मुताबिक शाम के करीब 6 बजे हूती पर हमलों की शुरुआत की। यूके यूएस के साझा ऑपरेशन में हूती के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। ये तस्वीरें यमन के हुदैदा की हैं। अल जजीरा का पत्रकार हमलों की तस्वीरें दिखा रहा था, तभी एक जोरदार धमाका हुआ। अमेरिकी सेना ने हूती के कई ठिकानों पर बमबारी की और ये तस्वीरें हुदैदा के करीब अल्मीना से आई हैं। अमेरिका ने हुदैदा और उसके आसपास कई ठिकानों पर बम और मिसाइल हमले किए। अमेरिकी नौसेना ने यूएसएस ग्रेवली और यूएसएस कार्नी से मिसाइलें लॉन्च की। इसके साथ ही यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर विमान वाहक पोत से F-18 फाइटर जेट ने उड़ान भरी। फाइटर जेट से भी हूती के ठिकानों पर मिसाइल हमले किए गए। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड सेंटर ने कहा है कि आत्मरक्षा के लिए हूती पर हमले किए गए। पेंटागन के मुताबिक हूती अमेरिकी नौसेना बेड़े पर हमले की तैयारी कर रहा था। अमेरिकी सेना को रिपोर्ट मिली थी कि हूती लैंड अटैक क्रूज मिसाइल लॉन्च करने वाला था। इसके साथ ही 4 एंटीशिप मिसाइल हमले भी किए जाने वाले थे। इनको रोकने के लिए हूती के लॉन्च पैड पर हमले किए गए। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के ऑपरेशन से लाल सागर बड़ा रण क्षेत्र बन चुका है। और अमेरिका ने लगातार तीसरी बार हूती पर बड़े एयर और मिसाइल स्ट्राइक की है। लाल सागर में तैनात अमेरिका के नौसेना बेड़े ने हूती के ठिकानों पर टॉमहॉक मिसाइलों से हमले किए। इसके साथ ही
पेववे बॉम्ब भी हूती के ठिकानों पर बरसाए गए। अमेरिका के F-18 फाइटर जेट ने विमान वाहक युद्धपोत से उड़ान भरकर हमले किए। इसके साथ ही पेंटागन ने जानकारी दी कि ट्रिपर ड्रोन से भी हूती पर हमले किए गए। अमेरिकी नौसेना बेड़े में तैनात डिस्ट्रॉयर ने हूती के हेडक्वार्टर पर मिसाइलें बरसाई। अमेरिका और यूके ने यमन की कुल 13 जगहों पर हमले किए हैं। मिसाइल फाइटर जेट से कुल 36 हमले किए गए हैं। इन हमलों में हूती के वेपन लॉन्च सेंटर तबाह हो गए हैं। इनके साथ साथ हूती के रडार साइट को भी निशाना बनाया गया। हमलों में हूती के ड्रोन गोदाम भी तबाह किए गए हैं। इन सब के साथ साथ पेववे बॉम्ब से अंडरग्राउंड हथियार गोदाम भी नष्ट कर दिए गए। हूती लगातार अमेरिकी बेड़े पर बड़े हमले की कोशिश में है। 5 फरवरी को भी हूती ने अमेरिकी नौसेना पर 2 USV यानी अनक्रूड सरफेस वेसल से हमले की कोशिश की। अमेरिका ने दोनों हमलों को नाकाम करने का दावा किया है, लेकिन 6 फरवरी को हूती ने फिर 2 मालवाहक जहाजों पर हमला किया। अमेरिका अरब के प्रॉक्सी संगठनों से जंग में उलझ चुका है। यमन में हूती अमेरिका की नौसेना पर लगातार हमलों की कोशिश कर रहा है। इराक में रेजिस्टेंस फोर्सेस अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले कर रही हैं। सीरिया में कताइब सहित कई प्रॉक्सी संगठन अमेरिका पर हमले कर रहे हैं। यमन में हूती के हेडक्वार्टर पर हमले के बाद ईरान ने अमेरिका के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ दी है। हूती का प्रतिशोध अमेरिका से सीरिया में लिया गया है। सीरिया में अमेरिका के देरज जोर सैन्य बेस पर ड्रोन हमला किया गया। यह हमला ईरान समर्थित शिया मिलिशिया गुट ने किया है। देरज जोर पर 6 SDF कमांडो के मारे जाने की खबर है। अमेरिका के कई जवानों के भी हमले में जख्मी होने का दावा है। हालांकि अमेरिका ने अपने जवानों के जख्मी होने की पुष्टि नहीं की है। अमेरिका देर अज जोर बेस पर SDF के लड़ाकों को ट्रेनिंग देता है। SDF एक मिलिशिया संगठन है सीरिया का, जिसे अमेरिका का समर्थन हासिल है। सीरिया डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम का यह संगठन अमेरिकी सेना के साथ आईसिस और असद सरकार के खिलाफ जंग लड़ता है। प्रॉक्सी गुटों के बढ़ते हमले के बीच पेंटागन ने कहा है कि ईरान समर्थित मिलिशिया गुटों पर हमले जारी रहेंगे। यमन, सीरिया, इराक में मिसाइल और एयर स्ट्राइक बढ़ाई जाएगी। इन हमलों का मतलब है कि ईरान के साथ अमेरिका ने जंग के संकेत दे दिए हैं। अमेरिका जंग से पहले अरब देशों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने सऊदी के रक्षा मंत्री से बातचीत की है। इसके साथ ही कतर और ओमान सरकार से भी संपर्क साधा गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने रियाद में सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। 7 अक्टूबर के बाद यह ब्लिंकन का 5वां अरब दौरा है। माना जा रहा है कि अमेरिका अरब देशों को एकजुट कर ईरान को घेरने की रणनीति बना रहा है, लेकिन ईरान ने भी विनाशक एटमी गठबंधन के संकेत दे दिए हैं। ईरान ने अरब में एक बड़े युद्धाभ्यास की तैयारी शुरू कर दी है। इस युद्धाभ्यास के लिए ईरानी सेना ने अपनी USV यानी बारूद से भरी छोटी नावें तैयार कर ली हैं। इन नावों को समंदर में उतार दिया गया है। ईरानी नौसेना प्रमुख ने कहा है कि नेवी ड्रिल में रूस और चीन भी शामिल होंगे। इस ड्रिल का मकसद क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। अमेरिका अरब क्षेत्र में युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। नेवी ड्रिल फारस की खाड़ी में की जा सकती है। मार्च 2023 में रूस, चीन, ईरानी नौसेना ने सिक्योरिटी बॉन्ड नाम का युद्धाभ्यास किया था। रूस, चीन और ईरान की नौसेना ने ओमान सागर में युद्धाभ्यास किया था। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका पर प्रॉक्सी हमले जारी रहेंगे और युद्ध के हालात बने तो उसके साथ चीन और रूस भी अमेरिका से टकराने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।
यूरोप में विध्वंस का नया दौर शुरू हो सकता है क्योंकि यूक्रेन को जल्द ही विनाशकारी हथियारों की खेप मिलने वाली है। लेकिन एक हथियार लेकर क्रेमलिन में हड़कंप मच गया है। उस हथियार के आते ही यूक्रेन कई गुना ताकत से वार कर सकता है। हालात इतने खौफनाक हो सकते हैं कि पलटवार के लिए रूस परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। आखिर वो कौन सा विध्वंसकारी हथियार है जिसके दम पर यूक्रेन जंग में वापसी कर सकता है, जिसकी वजह से रूस का प्लान फेल हो सकता है? इस रिपोर्ट में आप भी जानिए। फरवरी में यूक्रेन को खाक में मिलाने का ख्वाब कहीं अधूरा न रह जाए, क्योंकि यूक्रेन अब बड़े पलटवार की तैयारी कर चुका है। जो यूक्रेन हथियारों की कमी से हार के एकदम पास जा पहुंचा था, अचानक से उसमें नई जान फूंक दी गई है। और इसके पीछे है नेटो, जिसके प्रतिशोध से रूस में कोहराम मच सकता है, क्योंकि नेटो देश यूक्रेन को ऐसा हथियार देने जा रहे हैं जो अभी तक युद्ध में नहीं दिया गया। यूक्रेन का इंतजार खत्म हुआ। अब उसे फाइटर जेट F-16 मिलने जा रहे हैं और उससे अटैक करने के लिए एक मिसाइल भी दी जा रही है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर बताई जा रही है। यानी अब आसमानी जंग में सबसे विध्वंसक दौर शुरू होने वाला है। यूक्रेन को F-16 की पहली खेप नीदरलैंड्स देने जा रहा है। उसने 18 की जगह 24 F-16 देने की बात कही है। इसके साथ ही हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल की बड़ी खेप मिलेगी। उस मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिका सीरिया युद्ध में कर चुका है। आसमान से हमले के अलावा जमीन पर लड़ने के लिए भी हथियार ज़ेलेंस्की को मिलेंगे, लेकिन यूक्रेन को युद्ध में वापसी करने के लिए F-16 सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। अभी जो देश यूक्रेन को F-16 की खेप भेजेंगे उनमें नीदरलैंड्स 24 जेट भेजेगा, जबकि डेनमार्क 20 F-16, बेल्जियम 4 और रोमानिया 6 जेट भेजने वाला है। इसके अलावा अमेरिका ने भी कहा है कि वो जल्द ही फैसला कर लेगा कि कितने F-16 यूक्रेन को भेजे जाएंगे। हालांकि पिछले साल दिसंबर तक यूक्रेन को F-16 देने का फैसला टाल दिया गया था, लेकिन जनवरी में 3 तारीखों पर इस मामले पर आखिरी मुहर लगी। जनवरी को पेंटागन ने कहा यूक्रेनी पायलट F-16 की ट्रेनिंग के लिए तैयार रहे। 10 जनवरी को यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि F-16 उड़ाने के लिए हमारे पायलट तैयार हैं, जबकि 18 जनवरी को यूक्रेन ने मोहर लगा दी कि सहयोगी देश F-16 देने का मन बना चुके हैं। हालांकि इस पर फैसला होना बाकी था कि किस देश से पहले खेप आएगी, जिस पर अब नीदरलैंड्स ने पहला जत्था जल्द भेजने का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने कहा है कि हमारी तैयारी पूरी है। फाइटर जेट मिलते ही अब फाइनल कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू कर देंगे। क्रेमलिन में इस खबर से कोहराम मच गया है। अब रूस के रक्षा सचिव ने कहा है कि हमारी Su-57 स्क्वाड्रन वॉर रेडी मोड में है। यानी अब सीधे तौर पर आसमानी जंग अमेरिका के बनाए F-16 और रूस के बनाए Su-57 के बीच हो सकती है। इसी जंग से तय होगा कि कौन किस पर हावी होता है। हालांकि यूक्रेन के पास यह आखिरी मौका होगा जब वो जंग जीतने के लिए पूरी ताकत लगाएगा, क्योंकि एक बार अगर F-16 के ब्रिगेड को रूस ने तबाह कर दिया तो यूक्रेन के पास सरेंडर के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।
ज़ेलेंस्की को नेटो देशों से हथियारों की खेप में 3 ऐसे हथियार हैं जो रूस से भयंकर तबाही मचा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला हथियार है F-16 फाइटर जेट, जिसकी स्पीड 2414 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेंज 4220 किलोमीटर है। 6 मिसाइलों से लैस इसकी अटैक क्षमता हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मार करने की है, जबकि रडार के जरिए 84 किलोमीटर के दायरे में 20 टारगेट डिटेक्ट कर लेता है। दूसरा हथियार यूक्रेन को मिलने वाला है AGM-158 क्रूज मिसाइल, जिसे F-16 और F-18 जेट से दागा जा सकता है। ये GPS गाइडेड मिसाइल है। इसकी 500 किलोमीटर क्षमता होती है। मिसाइल का वजन 1021 किलो है, लंबाई करीब 4 मीटर, पेलोड क्षमता 450 किलो। तीसरा हथियार सी बेबी, जो वाटर ड्रोन है। सी बेबी एक सर्विलांस कॉम्बैट ड्रोन है जो पानी की सतह और अंडरग्राउंड पर भी हमला कर सकता है। इसकी स्पीड 42 नॉट है, रेंज 833 किलोमीटर है, जबकि ये अपने साथ 320 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। यानी यूक्रेन आखिरी बाजी खेलने को तैयार है, क्योंकि उसे विध्वंसक हथियार मिलने वाले हैं। इस बीच रूस ने भी जबरदस्त तैयारी कर ली है। जहां F-16 के हमले रोकने के लिए Su-57 को अलर्ट मोड में रहने का फरमान जारी हो गया है। इसके अलावा ब्लैक सी में रूस ने एटमी पावर से लैस वॉरशिप तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा एटमी पोसाइडन से लैस सबमरीन को भी काले सागर और बाल्टिक सागर में भेज दिया है। साथ ही कब्जे वाले इलाकों पर एक नई मिसाइल तैनात की है, जिसका हमला अचूक बताया जाता है। साथ ही रूस ने हथियारों को प्रोडक्शन बढ़ा दिया है और नए नए हथियार भी बना रहा है। जल्द ही उन्हें आर्मी में कमीशन किया जाएगा, जिससे यूक्रेन पर ज्यादा हमले किए जा सके। जिस हथियार को लेकर नेटो की नजर बनी हुई है, उसका नाम क्लावेसिन 1RE है। ये एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है जो सरफेस से लेकर गहरे पानी में जासूसी कर सकता है और तुरंत एक्शन मोड में आकर हमला कर सकता है। इसमें स्कैनिंग सिस्टम भी लगा होता है, जिसके सहारे गहरे पानी में दुश्मन को इंटरसेप्ट कर सकता है। ये एक हाईटेक मरीन रोबोटिक सिस्टम है, जिसकी रेंज 280 किलोमीटर है। बाल्टिक और काले सागर में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए रूस ने बड़ा समुद्री प्लान तैयार किया है, जिसमें वो ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक सी तक एक मजबूत सुरक्षा घेरा तैयार कर रहा है, जिससे नेटो देश उसके जाल में फंस जाएं और रूस उसी दौरान उन पर ताबड़तोड़ हमला करके उन्हें तबाह कर दे। इसके लिए लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट को एयर स्ट्राइक के लिए अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। स्कंदर ऑपरेटेड टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम को भी बॉर्डर पर लगा दिया है। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल और शहीद कामिकाजे ड्रोन की बड़ी खेप यूक्रेन भेज दी गई है। ताकि जब यूक्रेन के F-16 हमले के लिए आए तो उनका नामो निशान मिटाया जा सके। वैसे रूस अब ब्लूप्रिंट बदलकर यूक्रेन के संपूर्ण संहार के लिए पूरी ताकत लगाएगा, जिससे F-16 के आने से पहले ही तबाही का जलजला ला सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त की बड़ी खबर ज़ैपोरिज़िया से। ज़ैपोरिज़िया में रूस के भीषण हमले, यूक्रेनी सेना की खंदकों पर ड्रोन से हमले किए गए। हमले में मारे गए हैं 50 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक। यूरोप में परमाणु बमों की तैनाती की खबर से रूस नाराज है। सबसे ज्यादा आपत्ति ब्रिटेन में 15 बरस के बाद होने जा रही परमाणु हथियार की तैनाती से है।
पुतिन के समर्थक एक बार फिर नेटो को धमकी दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में रूस की परमाणु शक्ति की धौंस दिखाते हुए अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी जा रही है। दावा किया गया है कि रूस सिर्फ 1 घंटे में ही अमेरिका को भस्म कर सकता है। नेटो बनाम रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बार फिर दुनिया परमाणु युद्ध के खतरे से डर गई है। अगर युद्ध हुआ तो कौन किस पर भारी पड़ेगा और रूस की मीडिया का दावा सही साबित होगा या गलत, ये आप इस रिपोर्ट से देखिए। दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार, इतना घातक, इतना ताकतवर कि धरती का एक हिस्सा पूरी तरह से भस्म कर दिया। राख के बादल से आसमान ढक जाए, रेडिएशन से इंसान क्या, लोहा और कंक्रीट की दीवारें भी गल जाए। पूरी दुनिया जिस हथियार के नाम से कांपती है, उसी का सबसे बड़ा जखीरा रखने वाले देश का नाम है रूस। पुतिन के गुस्से का बांध जिस दिन टूटा, उस दिन रूस के किसी भी कोने से निकल सकती है परमाणु वॉरहेड से लैस मिसाइलें और मचा सकती है ऐसी तबाही जिसकी अब तक सिर्फ कल्पना की जाती है। अमेरिका और रूस की बढ़ती तल्खी के बीच एक बार फिर क्रेमलिन से धमकी आई है। धमकी रूस के एक राजनयिक ने दी है। रूस के गुस्से की वजह है ब्रिटेन में परमाणु हथियार की तैनाती, पोलैंड में परमाणु हथियार भेजने की तैयारी, बाल्टिक देशों में परमाणु हथियार भेजने की आशंका। रूस ने अमेरिका को जवाब देने के लिए बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती की। लेकिन अब अमेरिका के जवाब से रूस बेहद गुस्से में है। रूस और नेटो के बीच न्यूक्लियर वॉर का सिग्नल एक और रिपोर्ट से भी मिल रहा है। रूस के राजनयिक ने तो सिर्फ अंजाम भुगतने की धमकी दी, लेकिन रूसी मीडिया अमेरिका को चंद घंटे में खत्म कर देने का दावा कर रहा है। रूसी मीडिया के मुताबिक रूस के परमाणु हथियार यूएस को तबाह कर सकते हैं। सिर्फ 1 घंटे में रूस अमेरिका को बर्बाद कर सकता है। रूस के परमाणु हथियार अमेरिका से बहुत शक्तिशाली हैं। निश्चित तौर पर रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु वॉरहेड मौजूद है, लेकिन सवाल है कि क्या रूस 2 साल तक युद्ध लड़ने के बाद नेटो से अकेले दम पर लड़ने के काबिल है? रूसी मीडिया जिस ताकत का हवाला देकर अमेरिका को 1 घंटे में भस्म कर देने का दावा कर रही है, क्या वाकई रूस युद्धकाल में उतना ताकतवर है? युद्ध से पहले तक रूस के पास 13,20,000 सैनिक थे। रूस के पास 20 लाख रिजर्व फोर्स थी, 12,267 टैंक थे, 4,418 फाइटर जेट थे और 653 युद्धपोत थे। यूक्रेन युद्ध से पहले तक रूस दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ताकतवर देश था। लेकिन सवाल है कि क्या रूस की यह ताकत बरकरार है? यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने अपने सैनिकों के साथ हथियारों को भी गंवाया है। समंदर में रूस ने कई युद्धपोत भी गंवा दिए। अमेरिका के अनुमान के मुताबिक
यूक्रेन युद्ध में रूस के 1,20,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। 2 सालों से चल रहे युद्ध में रूस के 1,80,000 सैनिक जख्मी हो चुके हैं। रूस के 2700 टैंक नष्ट किए जा चुके हैं। कुल 14,000 हथियार नष्ट हो चुके हैं। रूस एक सबमरीन भी गंवा चुका है। युद्ध में रूस के 11 युद्धपोत नष्ट हो चुके हैं। लेकिन इस सब से अलग रूस के तमाम परमाणु हथियार वैसे ही सही सलामत हैं और रूस परमाणु हथियारों के दम पर ही अमेरिका और नेटो को ललकार रहा है। अब सवाल है कि अगर युद्ध हुआ तो क्या 31 देशों के समूह वाला नेटो रूस के सामने कमजोर पड़ जाएगा? सबसे पहले रूस के पड़ोसी देशों की बात करते हैं जिन पर रूस सबसे पहले हमला कर सकता है। सबसे पहले बात एस्टोनिया की। एस्टोनिया के पास 7,700 सैनिक हैं, लेकिन इस देश में 78,800 लोग रिजर्व फोर्स के तौर पर भी मौजूद हैं। एस्टोनिया के पास एक भी टैंक नहीं है। 7 फाइटर जेट उनके पास हैं, जबकि 10 युद्धपोत भी हैं। एक और पड़ोसी देश की बात करते हैं, लातविया। इस देश में अगर बात करें तो सिर्फ 17,250 सैनिक हैं। रिजर्व फोर्स 36,000 है। लातविया में एक भी टैंक नहीं है, 7 फाइटर जेट हैं और 18 युद्धपोत हैं। इसके बाद बात लिथुआनिया की। लिथुआनिया भी ज्यादा ताकतवर नहीं है। यहाँ 23,000 सैनिक हैं। इस देश के पास 1,04,000 रिजर्व फोर्स है। टैंक एक भी नहीं है, जबकि 9 फाइटर जेट और 11 युद्धपोत हैं। पोलैंड की अगर बात करें तो इसके पास कुछ देशों के मुकाबले ताकत ज्यादा जरूर है, क्योंकि पोलैंड के पास 1.5 लाख सैनिक हैं। 2,40,000 रिजर्व फोर्स है। पोलैंड के पास 577 टैंक हैं, 461 फाइटर जेट हैं और 66 युद्धपोत हैं। फिनलैंड के पास 23,800 सैनिक हैं, जबकि 9 लाख लोग यहां रिजर्व फोर्स के तौर पर मौजूद हैं। इस देश के पास 239 टैंक हैं, 158 फाइटर जेट और 170 युद्धपोत। रूस को जिन परमाणु शक्ति से लैस देशों का सामना करना होगा, उनमें अमेरिका के अलावा पहला नाम ब्रिटेन का है। ब्रिटेन के पास 1,48,000 सैनिक हैं, 286 टैंक हैं, जबकि 996 फाइटर जेट और 74 युद्धपोत हैं। लेकिन यहां परमाणु हथियार मौजूद हैं। फ्रांस भी नेटो के ताकतवर सदस्य है। फ्रांस के पास 2,09,000 सैनिक हैं, 406 टैंक हैं, 1,253 फाइटर जेट हैं, जबकि 111 युद्धपोत हैं। अब बात जर्मनी की करते हैं। जर्मनी भी परमाणु शक्ति वाला देश है और जर्मनी की अगर बात करें तो इसके पास 1,83,000 सैनिक हैं, 286 टैंक, 328 फाइटर जेट और 65 युद्धपोत। नेटो यानी 31 देशों के इस समूह की ताकत की बात करें तो नेटो के पास कुल 43,000 सैनिकों की 41,33,000 सैनिकों की विशाल सेना है। रिजर्व फोर्स 27.5 लाख की है। 14,000 से अधिक टैंक हैं, 21,000 से अधिक फाइटर जेट हैं, 1,900 से अधिक युद्धपोत हैं और कुल 4,223 एटम बम हैं। आंकड़ों में नेटो रूस से बहुत ज्यादा ताकतवर नजर आता है, लेकिन परमाणु युद्ध में आंकड़े मायने नहीं रखते, क्योंकि परमाणु वॉरहेड के इस्तेमाल से चंद मिनटों में युद्ध की तस्वीर बदल सकती है। नेटो और रूस के पास जितने परमाणु वॉरहेड हैं, उसका इस्तेमाल किया गया तो आधी धरती का विनाश हो सकता है। परमाणु युद्ध की शुरुआत इसी एयरबेस से हो सकती है। ये ब्रिटेन का RAF लैकेनहीथ है। इस एयरबेस पर F-15 से लेकर F-35 फाइटर जेट्स की तैनाती है। अमेरिका इसी लैकेनहीथ एयरबेस पर परमाणु बम की तैनाती करने जा रहा है। अमेरिका ने इससे पहले RAF लैकेनहीथ में परमाणु मिसाइलों की तैनाती की थी। मॉस्को से शीत युद्ध का खतरा कम होने के बाद 2008 में उन्हें हटा दिया गया था। अब 15 साल बाद फिर यहां परमाणु हथियारों की तैनाती होगी। रूस को ब्रिटेन कई बार धमकी दे चुका है। बेलारूस में फाइटर जेट, मिसाइल और परमाणु वॉरहेड की तैनाती ब्रिटेन पर दबाव बनाने के लिए ही की गई थी।
यही वजह है कि ब्रिटेन ने रूस से युद्ध का खतरा जताया था और सेना की ताकत बढ़ाने का मिशन शुरू करने की योजना बनी थी। अब पुतिन की सेना भले ही नेटो के सामने कमजोर लगे, लेकिन नेटो के खिलाफ पुतिन की टीम भी तैयार है। पुतिन की टीम में चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश हैं। चीन और नॉर्थ कोरिया से दोस्ती के बाद ही पुतिन अमेरिका को लगातार चुनौती दे रहे हैं। पुतिन ईरान और नॉर्थ कोरिया को हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक देने के बाद परमाणु शक्ति बनाने के मिशन पर है, ताकि नेटो पर दबाव और बढ़ाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। रूसी सेना के प्रचंड हमले, रूस का 290 यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा। कई सैन्य वाहन, आर्टिलरी हथियार भी नष्ट कर दिए गए। अब तक जो यूक्रेन हथियारों के लिए पश्चिमी देशों के सामने गिड़गिड़ा रहा था, झोली फैला रहा था, अब उसी यूक्रेन को हथियारों की खेप देने की होड़ लग चुकी है। ज़ेलेंस्की के तमाम मददगार पूरे एक्शन में हैं। यूक्रेन के बारूदी जखीरे में हर विध्वंसक हथियार की खेप भेजी जा रही है। जानते हैं क्यों? रूस की धरती पर सीरियल विस्फोट करने के लिए, रूसी डिफेंस के घातक वेपन्स को जलाकर राख करने के लिए और इसी के साथ रूस दहन का नया फेज शुरू करने के लिए। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। चौबीस घंटे पहले बैटल ग्राउंड में जिस यूक्रेनी सेना के होश वाख्ता हो रखे थे, अब वही यूक्रेन की फौज विध्वंसक अंदाज में पलटवार करते दिखाई दे रही है। वॉर जोन में रूसी ठिकानों पर प्रचंड बमबारी करते नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ड्रोन और मिसाइल अटैक के जरिए रूस के हथियार, टैंक, तोप, आर्मर्ड व्हीकल्स को तहस नहस भी कर रही है। रूस यूक्रेन जंग ने ऐसा रुख बदला है जिसके बाद बैकफुट पर जाती यूक्रेनी फौज फिर से उठ खड़ी हुई है और गोरिल्ला अटैक के जरिए रूसी सेना के लिए काल बन चुकी है। बस यूक्रेन के इसी जज्बे को देख अमेरिका और नेटो के देश फिर से यूक्रेन की मदद के लिए तैयार हो चुके हैं और जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक यूएस, फ्रांस समेत नेटो के देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करेंगे। रूस पर हमले के लिए मीडियम रेंज वेपन भी यूक्रेन को दिए जाएंगे, जिसमें लॉन्ग रेंज ड्रोन, ग्लाइड और स्कैल्प मिसाइल भी शामिल है। इसके अलावा यूक्रेन को अत्याधुनिक गाइडेड बम भी दिए जाएंगे। वैसे तो नेटो देशों के तमाम एडवांस्ड वेपन्स कीव पहुंच चुके हैं, वहीं पश्चिम से मिले कुछ हथियारों से तो यूक्रेनी सेना रूस से जंग भी लड़ रही है, जिसमें शामिल है स्टॉर्म शैडो मिसाइल। मगर अब यूक्रेन के बारूदी जखीरे में विनाशक हथियारों की पूरी खेप होगी, जो पलक झपकते ही रूसी सरजमी को बारूद से पाट देगी। ताबड़तोड़ प्रहार से रूसी सेना के खेमे में खलबली मचा देगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब तक अमेरिका समेत नेटो के तमाम देश यूक्रेन से किनारा कर रहे थे, हथियारों की खेप देने से इनकार कर रहे थे। मगर अब ऐसा क्या हुआ जिसके चलते हर कोई यूक्रेन की मदद के लिए आगे आ रहा है? भारी खेप में हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को कर रहा है, तो आपको बता दें इसकी वजह है यूक्रेन के 3 बड़े हमले। दरअसल बीते एक सप्ताह में यूक्रेन ने गुरिल्ला युद्ध नीति के जरिए 3 बड़े हमलों को अंजाम दिया। पहला अटैक बेलगोरोद रीजन में हुआ, जहां रूस का IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान तबाह हुआ।
इसके अलावा पूर्वी यूक्रेन में रूसी वायुसेना के 3 लड़ाकू विमान शूट डाउन किए गए। वहीं ब्लैक सी में यूक्रेनी नौसेना ने रूस का इवानोवत्स युद्धपोत नेस्तनाबूद किया। यूक्रेन के इस हमले ने रूसी डिफेंस में खलबली मचा दी, तो वहीं रूसी विध्वंसकों की तबाही देख नेटो देशों का भी मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच गया। इतना ही नहीं, सुपर पावर अमेरिका फिर से यूक्रेन के समर्थन में उतर गया। यूक्रेन की इसी कामयाबी के बाद पेंटागन अपना बारूदी जखीरा खोल चुका है ताकि यूक्रेन को घातक हथियार दे और यूक्रेन इसी तकनीक के जरिए रूस पर पहले से ज्यादा विध्वंसक हमले करे। जल्दी पेंटागन यूक्रेन डिफेंस को GLSDB यानी ग्राउंड लॉन्च्ड स्मॉल डायमीटर बॉम्ब की खेप सौंपेगा। आखिर यह बम कैसे रूसी सरजमी को दहलाएगा, कैसे रूसी फौज के लिए काल बनेगा, यह भी जान लीजिए। मसलन GLSDB की मारक क्षमता करीब 151 किलोमीटर तक है। GPS गाइडेड से लैस बम टारगेट पर सटीक निशाना लगाता है। GLSDB के जरिए 360 डिग्री हमला किया जा सकता है। GLSDB अपने टारगेट का पीछा कर उसे तबाह करता है। इस बम के आगे मजबूत आर्मर भी नाकाम हो जाते हैं। इसे M26 रॉकेट मोटर GBU-39 के वॉरहेड को मिलाकर बनाया गया है। GLSDB को लेकर दावा किया जाता है कि यह किसी टनल या सुरंग में छिपे टारगेट को भी ध्वस्त कर सकता है। दरअसल यूक्रेन को इस वक्त हथियारों की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि रूसी सेना लगातार हावी हो रही है। खार्किव से डोनेत्स्क तक तबाही मचा रही है। यूक्रेनी सैनिकों को मौत के घाट उतार रही है। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार से यूक्रेन को भारी नुकसान हो रहा है। लिहाजा इसी के खातिर यूक्रेन को कामिकाज़े ड्रोन की भी भारी खेप सप्लाई की जा रही है, ताकि ड्रोन स्ट्राइक के जरिए पूर्वी यूक्रेन में आगे बढ़ रही रूसी ब्रिगेड को रोका जा सके। मतलब यह है कि अब तक जंग में जो यूक्रेन हाशिए पर था, अधमरा दिखाई दे रहा था, अब वही यूक्रेनी फौज पूरी ताकत से रूस के साथ दो हाथ करने पर आमादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस के साथ जंग लड़ रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के सामने घर के अंदर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ज़ेलेंस्की की कुर्सी पर बगावत का खतरा बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन में बहुत जल्द सैन्य तख्तापलट हो सकता है, यानी सेना प्रमुख ही ज़ेलेंस्की की विदाई का बंदोबस्त कर सकते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति और सेना प्रमुख के बीच दरार सार्वजनिक हो चुकी है। रूस के साथ जंग के बीच यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को एक साथ दो मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ रूस ने यूक्रेन पर हमले बहुत तेज कर दिए हैं और दूसरी तरफ यूक्रेन के नेताओं ने ही ज़ेलेंस्की को सत्ता से उतारने का प्लान तैयार कर लिया है। खुफिया रिपोर्ट है कि इसी महीने ज़ेलेंस्की को सत्ता गंवानी पड़ सकती है। उनके खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरू हो सकता है। ज़ेलेंस्की और सेना प्रमुख के बीच तनातनी इसकी बड़ी वजह है। यूक्रेनी सेना की कमान संभाल रहे वालेरी ज़ालुजनी के साथ ज़ेलेंस्की के मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। 5 जनवरी को ही ज़ेलेंस्की ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि वो ज़ालुजनी को सेना प्रमुख के पद से हटाना चाहते हैं। इसके साथ साथ ज़ेलेंस्की चीफ ऑफ स्टाफ सेरेही शप्ताला को भी पद से हटाना चाहते हैं। जंग के बीच ज़ेलेंस्की के इस फैसले से यूक्रेनी राजनीति में तूफान आ गया है।
राजधानी कीव के मेयर ने ही इसका खुला विरोध किया है। कीव के मेयर विताली किश्को ने कहा है कि ज़ेलेंस्की ने अपनी हट के चलते यूक्रेनी हितों से समझौता किया है। ज़ालुझनी को पद से हटाया गया तो सेना में असंतोष बढ़ेगा। जनता भी इस फैसले के विरोध में हथियार उठा सकती है। दरअसल ज़ालुझनी ने ही यूक्रेन में आम नागरिकों को बड़ी संख्या में सेना में भर्ती कराया है। आम जनता का समर्थन ज़ालुझनी के साथ है। नवंबर 2023 से ही ज़ेलेंस्की और ज़ालुझनी के बीच मतभेद जारी है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि अब ज़ेलेंस्की की सत्ता के कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। युद्ध के दौरान यूक्रेन में भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ा है। बिलियन बिलियन डॉलर की मदद आ रही है और हर नेता इसमें अपना अपना हिस्सा लेना चाहता है। हथियारों के सौदे और मदद में हिस्से पर ज़ेलेंस्की कैबिनेट में ही दो फाड़ हो चुका है। रुस्तम उमेरोव इस वक्त यूक्रेन के रक्षा मंत्री हैं और किरिलो बुदानोव इस समय यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के प्रमुख। रुस्तम उमेरोव यूक्रेनी सेना की युद्ध रणनीति बना रहे हैं। रुस्तम उमेरोव रूस पर खुफिया हमलों के ऑपरेशन चला रहे हैं। रुस्तम उमेरोव हथियार सौदों और सप्लाई का जिम्मा संभाल रहे हैं, जबकि बुदानोव भी सीक्रेट ऑपरेशन के लिए हथियार सप्लाई देख रहे हैं। रुस्तम उमेरोव चाहते हैं कि बुदानोव से हथियार सप्लाई की जिम्मेदारी वापस ली जाए। उमेरोव का आरोप है कि बुदानोव हथियार सप्लाई में घोटाला कर रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की रुस्तम की शिकायत के बाद भी बुदानोव पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब यूक्रेन की सत्ता में ज़ेलेंस्की का विरोधी गुट तैयार हो चुका है, जो जल्द ही उन्हें कुर्सी से उतार फेंकना चाहता है। इस गुट में यूक्रेन के सेना प्रमुख वालेरी ज़ालुझनी है। उनके साथ साथ यूक्रेन के चीफ ऑफ स्टाफ सेरेही शप्ताला है। कीव के मेयर विताली किश्को भी ज़ेलेंस्की के विरोध में है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव भी ज़ेलेंस्की से नाखुश हैं। सेना से लेकर राजनीति के टॉप लीडर ज़ेलेंस्की के खिलाफ खड़े हो गए हैं और माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की के खिलाफ जल्द ही सशस्त्र विद्रोह शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा पर इजराइल के हमले बढ़ते जा रहे हैं। हमास लड़ाकों के अलावा बेकसूर भी मारे जा रहे हैं। ऐसे में जब तक युद्ध नहीं रुकता और इजराइल हमास की शर्तें नहीं मानता, तो हमास किसी भी डील को नहीं मानने वाला। उधर बंधकों के परिवार वालों की तरफ से दबाव बढ़ने लगा है। ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरह घिर गए हैं। गाजा में इजरायली स्ट्राइक से मरने वालों का आंकड़ा 30,000 के करीब जा पहुंचा है। लेकिन ना तो युद्ध रुका है, ना ही बंधक छूटे हैं। ना ही कोई हल निकलने के आसार नजर आ रहे हैं। तो क्या इसी तरह तबाही का जलजला आता रहेगा? इसी तरह इजराइल शरणार्थी कैंपों पर बमबारी करता रहेगा? और इसी तरह हमास पलटवार करके इजराइल को दहलाता रहेगा? लेकिन इन सब के बीच गाजा में रहने वाले हजारों लोगों की जिंदगी संकट में फंसी हुई है और 129 बंधकों की सांसें अटकी हुई है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू पर लगातार दबाव पड़ रहा है कि वो किसी भी तरह से युद्ध रोके, नहीं तो फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी जा सकती है। इस बारे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने विदेश मंत्री डेविड कैमरून का समर्थन करते हुए कहा, हमारी स्थिति साफ है। जो डेविड ने कहा कि हम इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद खत्म कराने को तत्पर हैं, मैं उससे सहमत हूं। ब्रिटेन सरकार फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने के मामले में गंभीर विचार के बाद ही आगे बढ़ेगी।
उधर अमेरिका ने भी इजराइल पर युद्ध विराम के लिए दबाव बढ़ाया है। ऐसे में नेतन्याहू प्रेशर में आ चुके हैं कि युद्ध जारी रखें या फिर अपने सहयोगी देशों की बात मानें। खासतौर से दबाव इसलिए भी ज्यादा बढ़ा है जब याह्या सिनवार ने सीज फायर डील मानने से इनकार कर दिया है। अब बेंजामिन मुसीबत में फंसते दिख रहे हैं। बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल में प्रदर्शन हो रहा है। बंधकों के परिवार के लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। दूसरी तरफ गाजा में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां बेंजामिन पर युद्ध रोकने के लिए दबाव बना रही हैं। अमेरिका, ब्रिटेन फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देने के लिए कह रहे हैं। हमास ने नई शर्तें लगाकर युद्ध विराम से मना कर दिया है। तख्ता पलट के बाद से ही म्यांमार अशांत है और अब सेना और विद्रोही गुटों के बीच संघर्ष चरम पर है। आम लोग क्या सैनिक भी शरण लेने के लिए पड़ोसी देशों में भाग रहे हैं। बांग्लादेश और भारत में सैनिक और आम लोगों का आना जारी है। म्यांमार में जारी पलायन को देखते हुए अब मोदी सरकार ने म्यांमार की सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला लिया है। कैमरा बांग्लादेश की सीमा में है और गोलियों की आवाज म्यांमार से आ रही है। म्यांमार की सेना और विद्रोही गुट के बीच जबरदस्त जंग के ठीक बाद की तस्वीरें देखी। म्यांमार की तरफ से बांग्लादेश में आ रहे ये सभी लोग म्यांमार के सैनिक हैं जो अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश आकर शरण ले रहे हैं। रविवार को 58 सैनिक बांग्लादेश आए। 14 सैनिक गोली लगने से जख्मी थे। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के जवानों ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया है। 2 दिनों में म्यांमार के 95 जवानों ने अपनी चौकियां छोड़कर बांग्लादेश में शरण ली है। म्यांमार में गोलीबारी की वजह से बांग्लादेशी गांव में भी मोर्टार गिर रहे हैं, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। म्यांमार में पिछले कई दिनों से सेना और विद्रोही अराकान सेना के बीच भीषण गोलीबारी जारी है। कई और गुटों ने भी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बांग्लादेश के अलावा म्यांमार के सैनिक भारत में भी शरण ले रहे हैं। जनवरी में करीब 300 सैनिक भारत में घुस आए थे। मिजोरम की सीमा से कुल 600 सैनिक भारत आ चुके हैं। सैनिकों को अलग अलग जगहों पर शरण दी गई है। भारत की चिंता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि विद्रोही सेना अराकन ने मिजोरम के करीब 6 इलाकों पर कब्जे का दावा किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का ऐलान किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि 1643 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाया जाएगा। सीमा पर नजर रखने के लिए ट्रैक भी बनेगा। मणिपुर में 10 किलोमीटर बाड़ लगाने का काम पूरा हो चुका है। बाड़ लगाने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। भारत और म्यांमार के लोग बिना रोक टोक 16 किलोमीटर तक एक दूसरे की सीमा में जा सकते हैं, लेकिन 2021 में तख्ता पलट के बाद से म्यांमार से पलायन जारी है। लोग मिजोरम में शरण ले रहे हैं। मणिपुर में हिंसा की एक वजह म्यांमार से आए लोगों को भी माना जाता है, इसलिए मोदी सरकार अब फेंसिंग लगाने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।